बर्ट का आर्किटेक्चर देखेंगे। बर्ट आर्किटेक्चर में क्या हो रहा है? इट इज बाय डायरेक्शनल। क्या है उसका लॉन्ग फॉर्म? एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर। इसका क्या मीनिंग था बाय डायरेक्शनल? मतलब बर्ट मॉडल दोनों डायरेक्शन से इंफॉर्मेशन को या फिर कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर पाता है। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसमें जीपीटी आपका वन डायरेक्शन में ही अंडरस्टैंड कर पा रहा है, बट बर्ट बोथ डायरेक्शन में कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड कर पा रहा था? व्हाई? क्या रीजन है? एक्चुअली जीपीटी में, राइट? या जीपीटी में मास मल्टी अटेंशन है, जिसकी वजह से फ्यूचर टोकन्स को वो देख नहीं सकता, एंड सो दैट इट वोंट अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट। बट बर्ट में क्या हो रहा है? ओनली मल्टी हेड अटेंशन यूज हो रहा है, जो कि एनकोडर ओनली मॉडल है, जिसकी वजह से मल्टी हेड अटेंशन यूज होता है। एंड मल्टी हेड अटेंशन में दोनों डायरेक्शन से कॉन्टेक्स्ट को हम अंडरस्टैंड कर पा रहे थे, राइट? एंड बर्ट को ट्रेन करने के लिए दो स्पेशल टास्क यूज किए गए थे। कौन से टास्क थे वो? मास्क लैंग्वेज मॉडल एंड यस, फर्स्ट वन इज करेक्ट, एंड एंड सेकंड सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस प्रेडिक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस प्रेडिक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन। इन दो टास्क के साथ आपका बर्ट मॉडल ट्रेन किया गया था, ठीक है? तो बर्ट मॉडल के बारे में चीजें देखी थी, अभी आपको देखना है बर्ट मॉडल को फाइन ट्यूनिंग कैसे करना है। तो बर्ट मॉडल की फाइन ट्यूनिंग हम टुमारो करेंगे, बट बिफोर दैट वी विल अंडरस्टैंड डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर, ठीक है? तो जो डिकोडर होता है, डिकोडर में कौन से कंपोनेंट है? ट्रांसफॉर्मर के डिकोडर में कौन से कंपोनेंट थे? मास्क मल्टी हेड अटेंशन एंड Yes. रेसिडुअल कनेक्शन एंड फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क एंड क्रॉस मल्टी हेड अटेंशन। यस, एग्जैक्टली। वहां पे वी स्टार्टेड विथ आउटपुट शिफ्टेड राइट, देन input embedding, then sorry output embedding, then positional encoding, mass multi attention, add and norm, cross attention, feed forward, then linear and short max। इस तरीके से हो रहा था। एंड जो क्रॉस अटेंशन है, क्रॉस अटेंशन में क्या होता है? वेरी कहाँ से आती है, की कहाँ से आती है? क्वेरी जो है वो डिकोडर से, मतलब डिकोडर के आउटपुट से रहता है, और की एंड वैल्यू जो होता है, जो हमें कॉन्टेक्चुअल वेक्टर हमें रिसीव होता है एनकोडर पे, वहां से। एग्जैक्टली exactly। तो क्वेरी से डिकोडर से मतलब जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, तो डिकोडर से आपको मिल रहा है क्वेरी, एनकोडर से मिल रहा है की एंड वैल्यू। तो अगर हम सिर्फ डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर देखते हैं, राइट, तो डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर में एनकोडर तो प्रेजेंट नहीं है, राइट? तो यहाँ पे क्या हो सकता है? तो बेसिकली डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर में क्या होता है, एनकोडर में क्या हो रहा था? जो ट्रांसफॉर्मर का एनकोडर देखा था, कंप्लीट आर्किटेक्चर एज इट इज है एनकोडर ओनली मॉडल में। बट डिकोडर ओनली मॉडल में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है? जो क्रॉस अटेंशन है, वो क्रॉस अटेंशन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ है? जो क्रॉस अटेंशन है वो उस यहाँ पे रिमूव हो चुका है। व्हाई इट इज रिमूव? क्योंकि क्रॉस अटेंशन के लिए एनकोडर से भी कुछ इनपुट चाहिए, एंड यहाँ पे तो डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर में एनकोडर प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए वहां पे क्रॉस अटेंशन प्रेजेंट नहीं होता। बाकी के सारे कंपोनेंट रहेंगे, जैसे आउटपुट्स, आउटपुट एम्बेडिंग, पोजिशनल एनकोडिंग, मास मल्टी अटेंशन, एड एंड नॉर्म, फीड फॉरवर्ड, एड एंड नॉर्म, एंड देन लीनियर शॉर्ट मैक्स। सो दिस इज डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर। एनकोडर ओनली में क्या हो रहा था? ये जो आपका एनकोडर का पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट एज इट इज आपको देखने को मिलेगा, बट डिकोडर ओनली में क्रॉस अटेंशन रिमूव किया गया है, बाकी के सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे। सो दिस इज योर डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर। तो जो भी आप मॉडल देखते हैं, ये सारे के सारे जेमिनी, एलएलएम, जितने भी आपने देखे, जेमिनी, क्लॉड, जीपीटी, सारे के सारे डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर से बने हुए हैं, ठीक है? तो डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर में सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है? तो कंसिडर, जब भी किसी भी एलएलएम को आप इनपुट पास करेंगे, क्या होता है? आपने कुछ क्वेश्चन पूछा तो यस, जैसे आपने पूछा व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो एलएलएम क्या जनरेट करता है?
उसका आंसर जनरेट करेगा, राइट। अगर चैट जीपीटी से आपने क्वेश्चन पूछा तो चैट जीपीटी आंसर जनरेट करता है, राइट। तो सेम वे में यहाँ पे भी क्या होगा, जो आप इनपुट पास कर रहे हैं या फिर जो आपका प्रॉम्प्ट है वो यहाँ से पास होगा, देन आउटपुट एम्बेडिंग पोजिशनल एनकोडिंग ये सारी चीजें होती है, मास्क मल्टीप्लाई अटेंशन, फाइनली क्या करेगा, उसके आगे का क्या होगा, नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करता है। एंड यहाँ पे लीनियर एंड शॉर्ट मैथ्स में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, यस, प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट वर्ड, एग्जैक्टली नेक्स्ट वर्ड क्या होगा उसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट हो रही है, राइट। तो प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब क्या होता है, जैसे आपकी वोकैबुलरी में जितने वर्ड्स है, हम यहाँ पे वोकैबुलरी लेते हैं एंड वोकैबुलरी में कंसीडर मल्टीपल वर्ड्स है, जैसे आपका यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो भी कुछ वर्ड है तो हम सेकंड, थर्ड एंड इसी तरीके से मल्टीपल वर्ड्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे डिकोडर का आउटपुट क्या होगा, आउटपुट ऑफ डिकोडर, जैसे एनकोडर का आउटपुट देखा था हमने, एनकोडर का आउटपुट क्या होता है, कॉन्टेक्चुअल एग्जैक्टली कॉन्टेक्चुअल वेक्टर। तो आउटपुट ऑफ डिकोडर क्या रहेगा, आपके वोकैबुलरी में जितने भी टोकन्स है, यस, उनकी प्रोबेबिलिटीज मिलेगी। जैसे फर्स्ट टोकन है तो फर्स्ट टोकन नेक्स्ट टोकन हो सकता है, नेक्स्ट टोकन हो सकता है, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी। देन सेकंड टोकन की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी। देन थर्ड टोकन उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, जितने भी आपके पास टोकन्स है सारे टोकन्स की प्रोबेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। एंड इससे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टोकन एग्जैक्टली कैसे प्रिडिक्ट होगा, तो यहाँ पे आपको कंसिडर 10,000 वर्ड्स है तो 10,000 प्रोबेबिलिटीज मिल रही है, आउट ऑफ दोस नेक्स्ट वर्ड कौन सा कंसिडर होगा, टोकन विथ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली। तो हम क्या करते हैं, टोकन विथ मैक्स प्रोबेबिलिटी इज या फिर हम लेंगे विल बी चोजन एज नेक्स्ट टोकन, ठीक है। तो आपका टोकन विथ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी विल बी चोजन एज नेक्स्ट टोकन, उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टोकन कंसिडर करते हैं। जैसे फर्स्ट क्या अगर मैक्सिमम होगी तो फर्स्ट आपका नेक्स्ट टोकन होगा, राइट। तो इसी तरीके से कंसिडर यहाँ पे हमने कुछ इनपुट दिया तो इनपुट ऑलवेज सेम ही, उसका आउटपुट सेम ही आएगा क्या, जैसे आपकी हम एग्जांपल के लिए लेते हैं इनपुट टू डिकोडर, इनपुट टू, सो डिकोडर ओनली मॉडल के लिए हमने एक इनपुट दे दिया, हमने ऐसे दे दिया वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है। तो इसके आगे जो वर्ड जनरेट होने वाले ऑलवेज सेम ही होने चाहिए क्या, जितने टाइम पे हमने ये इनपुट दिया कैलकुलेशन तो सेम हो रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट वर्ड होगा मतलब मैक्सिमम जो जिस टोकन की आएगी वो एवरी टाइम सेम ही होगा या डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे डिफरेंट होंगे, क्योंकि प्रोसेस जो अगर हम देखेंगे प्रोसेस तो ऑलवेज सेम ही है, सेम ही होना चाहिए। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी चूज कर रहे हैं। तो अगर आप ह्यूमन का जैसे जनरेशन देखते हैं तो ह्यूमन के जनरेशन में अभी जब हम बात करें तो ऐसे चेक करेंगे कि हम कि जब मैं बोलूंगा तो नेक्स्ट टोकन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला होना चाहिए, नेक्स्ट वर्ड, राइट। हम रैंडमली बोल सकते हैं, कभी ऐसे ऐसे वर्ड हम बोलेंगे जो एक्सपेक्टेड नहीं है, पॉसिबल है ऐसे जब हम ह्यूमन कन्वर्सेशन करते हैं तो ऐसे होना, यस, राइट। इससे क्या होगा, अगर हम सिर्फ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला टोकन ही ऑलवेज चूज करने लगे तो जो एआई जनरेटेड या फिर जो डिकोडर ओनली मॉडल जनरेटेड का कंटेंट है वो इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलवेज मैक्सिमम टोकन वाली प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला टोकन हम सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट। बट ह्यूमन का ऐसे नहीं है। इससे क्या होगा, इजीली ह्यूमन टेक्स्ट एंड जो मॉडल जनरेटेड टेक्स्ट है इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड इससे क्या होगा, मतलब जिस तरीके से हम हमारा मेन डिकोडर ओनली मॉडल से क्या एक्सपेक्टेशन है वो उसी तरीके से टेक्स्ट जनरेट करे जिस तरीके से ह्यूमन जनरेट करता है, बट यहाँ पे तो क्या हो रहा है, वो जनरेट नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो इसकी एक इमेज देख लेते हैं जिसमें आपको ह्यूमन का एंड
जो डिकोडर ओनली मॉडल, इन दोनों के जनरेशन में डिफरेंस आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ब्लू वाला है इट इज ह्यूमन प्रिडिक्टेड, मतलब जो ह्यूमन बोलता है लिखता है तो कुछ इस तरीके से लिखेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, जैसे 0 वर्ड, फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड, ऐसे वर्ड्स है। एंड देन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। तो ह्यूमन जब बात करेगा आफ्टर फर्स्ट वर्ड ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी वाला वर्ड ह्यूमन ने चूज किया, उसके बाद ऑलमोस्ट 0% वाला चूज कर रहा है। तो ह्यूमन के जो बोलने की बोलेगा या फिर ह्यूमन जब जनरेट कर रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट वेरिएबल होगी। बट अगर आप मशीन का देखेंगे या फिर जो डिकोडर ओनली मॉडल है तो ऑलवेज प्रोबेबिलिटी मोर देन 80% है, राइट, क्योंकि हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं क्या कि जो ह्यूमन का जनरेट हो रहा है एंड जो मशीन का जनरेट हो रहा है उसमें डिफरेंस आएगा एंड ये इजीली डिटेक्टेबल रहेगा, करेक्ट। यस सर। तो हम क्या चाहते हैं, जो मशीन जनरेटेड टेक्स्ट है वो भी उतना ही रियलिस्टिक लगे जितना ह्यूमन जनरेटेड है। तो उसके लिए हम ऑलवेज, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला टोकन एज अ नेक्स्ट टोकन सेलेक्ट कर रहे थे, बट ऑलवेज हम ऐसा ही नहीं करते। उसके लिए मल्टीपल मेथड्स है एंड उनको कहा जाता है डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज। डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज क्यों? क्योंकि हम नेक्स्ट वर्ड क्या होगा ये डिकोड करने का ट्राई कर रहे हैं, तो उसके लिए डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज यूज होती है। तो डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज अगर देखना है तो हमें एक मॉडल चाहिए होगा, दैट शुड बी डिकोडर ओनली मॉडल। तो हम क्या करते हैं, GPT-2 मॉडल का यूज करेंगे। पाइपलाइन ले लेते हैं, ठीक है, एंड जो आपको मॉडल चाहिए उसके साथ उसका टोकनाइजर दोनों हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे सिंपली मॉडल का नेम दे देते हैं। क्या है मॉडल का नेम? आपको GPT-2 चाहिए तो देंगे मॉडल नेम इक्वल टू एंड यहाँ पे आपको अगर टोकनाइजर चाहिए तो टोकनाइजर के लिए क्या क्या है, टोकनाइजर डाउनलोड करने के लिए Auto tokenizer. ऑटो टोकनाइजर, एंड मॉडल डाउनलोड करने के लिए ऑटो मॉडल। ऑटो मॉडल। Sir, can't we use teacher forcing technique here? नो, टीचर फोर्सिंग सिर्फ ट्रेनिंग के टाइम पे यूज होता है, राइट, क्योंकि अभी हम इन्फरेंस करना चाहते हैं या फिर प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, तो आपके पास लेबल्स प्रेजेंट नहीं है तो टीचर फोर्सिंग अप्लाई नहीं होगी। Okay. तो यहाँ पे हमने इंस्टेड ऑफ टेकिंग एटो मॉडल फॉर कॉजल एलएम लिया है। तो ये क्या होता है, जो आगे का हम फॉर जो भी लेते हैं वो उसको कुछ कहा था Head. हेड। इस हेड हेड का मेन पर्पस क्या है, जिस टास्क के लिए आप मॉडल यूज करना चाहते हैं उस टास्क के आउटपुट लेयर वो अटैच करके देता है। तो यहाँ पे आपका टास्क है लैंग्वेज मॉडल की तरह वर्क करना है। लैंग्वेज मॉडल मतलब क्या होता है, हमने डेफिनेशन देखी थी, Estimating probability of Probability. tokens in sentence. एग्जैक्टली कौन सा भी टोकन उस सेंटेंस में आता है या नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करना। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसे हम लैंग्वेज मॉडल कंसीडर कर सकते हैं। Yes, sir. ऑलराइट, तो आपको टोकनाइजर चाहिए, तो टोकनाइजर के लिए एटो टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्रीटेंड मॉडल का नेम दे दिया एंड मॉडल के लिए एटो मॉडल फॉर कैजुअल एलएम फ्रॉम प्रीटेंड मॉडल नेम दे दिया है। ठीक है, यस आशीष। Sir, why tokenizer is needed over here? This is a pipeline. हम पाइपलाइन बिल्ड नहीं कर रहे हैं, वी कैन बिल्ड पाइपलाइन आल्सो, बट हम टोकनाइजर एंड मॉडल सेपरेटली ले रहे हैं। अगर मॉडल ले लेते मतलब पाइपलाइन का यूज करते तो इन दोनों की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ मॉडल का नेम वहां पे देते एंड टेक्स्ट जनरेशन करते तो आपको मिल जाता। बट हमें क्या करना है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखनी है, इसलिए हमने टोकनाइजर एंड एटो मॉडल लिया है।
Okay, sir. ऑलराइट, तो ये कंप्लीट डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे हम इनपुट में जो भी कुछ देंगे उसको कहा जाता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब क्या है? जो भी हम स्टार्टिंग में एज अ इनपुट देंगे, तो हम सिंपली यही देते जो ऊपर दिया था, वंस अपॉन ए टाइम। तो इसके बाद क्या होगा? वंस अपॉन ए टाइम के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या होगा या फिर नेक्स्ट टोकन क्या होगा, ये आपका डिकोडर प्रिडिक्ट करेगा। तो ऐसे ही कब तक प्रिडिक्ट करता रहेगा नेक्स्ट 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 टोकन? जब तक एंड ऑफ सीक्वेंस जनरेट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को आपको देना पड़ेगा टोकनाइजर में। तो टोकनाइजर क्या करेगा? इनपुट आईडीज दे देता है। कैसे लेंगे? टोकनाइजर, जो भी आपका, दिस इज अ टोकनाइजर, एंड उसमें इनपुट में जो आपने प्रॉम्प्ट किया था वो दे देते हैं। एंड यहाँ पे रिटर्न टेंसर इक्वल टू पीटी करे, उसका क्या मीनिंग है? व्हाई वी आर गिविंग इट? Torch tensor. एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था मॉडल में क्या होता है, जो भी आप दे रहे हैं तो उसके साथ साथ टेंसर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब जो ये इनपुट आईडी होगी वो टेंसर के फॉर्मेट में होना चाहिए, पाइटॉर्च के टेंसर के फॉर्मेट में। अगर हम नहीं देते हैं ये, तो ये रिटर्न क्या करेगा? किस फॉर्मेट में इनपुट आईडीज? लिस्ट के फॉर्मेट। List. पाइथन लिस्ट, पाइथन लिस्ट। एंड मॉडल आपका पाइथन लिस्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी रिस्पॉन्स है या फिर जनरेटेड टोकन से लिखते हैं वो मिल रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? मॉडल में जो भी आपका इनपुट आईडीज है वो पास कर रहे हैं, एंड जो भी जनरेटेड रिस्पॉन्स है उसको हम प्रिंट करके देखेंगे। तो ये जनरेटेड टोकन्स आपको मिलेंगे इस फॉर्मेट में, इनपुट आईडीज के फॉर्मेट में। बट आपको इसके वर्ड चाहिए या फिर एग्जैक्टली टोकन क्या है वो चाहिए। तो टोकन कैसे निकाल रहे थे हम? आपको क्या करना है? टोकनाइजर डॉट डीकोड करना है। एंड डीकोड में क्या करेंगे? ये जो टोकन्स है वो पास करेंगे। इससे क्या होगा? इस इनपुट आईडी का कौन सा वर्ड है वो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या है? वंस अपॉन अ टाइम एंड आई एम नॉट श्योर इट्स कोइंसिडेंस और नॉट, आई एम नॉट श्योर। सो इस तरीके से कुछ ये आपका मॉडल क्या कर रहा है? जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, इतना ही उसने जनरेट किया। तो ये उतना बेटर जनरेट नहीं किया, बट सम टाइम क्या होता है, ये जो कर रहा है उसकी नंबर ऑफ टोकन्स कितने जनरेट करने चाहिए वो भी हम फिक्स करके रखते हैं। यस अभी सर ये प्रोबेबिलिटी रिटर्न करना था ना, मतलब इन्हें इनपुट आईडी रिटर्न किया है जो रिस्पॉन्स है। प्रोबेबिलिटी रिटर्न करना था, बट हमने यहाँ पे फॉर कॉजल एलएम यूज किया है। ये क्या है? इट इज अ हेड। तो ये क्या करेगा? उन प्रोबेबिलिटी से आपका नेक्स्ट टोकन क्या होगा वो प्रिडिक्ट करके आपको दे रहा है। तो आपका मेन पर्पस क्या है? यू वांट नेक्स्ट टोकन, नेक्स्ट टोकन क्या होगा, राइट? तो इसीलिए ये क्या करेगा? आपको नेक्स्ट टोकन की जो भी प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ये दे रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज है। फर्स्ट डिकोडिंग स्ट्रेटेजी मतलब क्या? जब आपका मॉडल यहाँ पे जनरेट कर रहा है तो वो जनरेट कैसे करना चाहिए, मतलब कितने टोकन जनरेट करना चाहिए, अगेन रैंडमनेस इंक्लूड करनी चाहिए, मोर क्रिएटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए या फिर उतना ज्यादा क्रिएटिव नहीं रखना, डिटर्मिनिस्टिक रिस्पॉन्स देना चाहिए। ये सारी चीजें हम यहाँ से कंसिडर करें तो ये इनका देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज अ मैक्स न्यू टोकन्स। सो जैसे आपके हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, इट इज समथिंग लाइक दैट, मैक्स न्यू टोकन। सो मैक्स न्यू टोकन्स में क्या होता है? यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपका मॉडल कितने टोकन जनरेट करेगा। सो ये किस लिए यूज होता है? टू कंट्रोल लेंथ ऑफ जनरेशन। जैसे हमने देखा था लेंथ ऑफ जनरेशन, पहले मॉडल खुद से कंट्रोल कर रहा था, राइट? तो कैसे कंट्रोल कर रहा था? जैसे ही उसने एंड ऑफ सीक्वेंस प्रिडिक्ट किया आपका जनरेशन स्टॉप हो रहा था। बट जैसे ही हम ये एंड ऑफ मैक्स न्यू टोकन्स यूज करेंगे तो वहां पे क्या होता है?
जितने भी हम टोकन्स के नंबर देंगे, आपने 10 दिया है तो सिर्फ 10 न्यू टोकन जनरेट करेगा। अगर आपने 100 दिया तो 100 न्यू टोकन्स जनरेट करेगा। इस समझ में आ रहा है मैक्स न्यू टोकन्स क्या करता है? सो इसको चेक करके देखेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं इनपुट आईडीज, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, ये यही इनपुट आईडी जो ऊपर थी, एंड यहाँ पे हम मैक्स न्यू टोकन्स देंगे। कंसिडर हमने 10 दे दिया, तो ये क्या करेगा अभी? 10 न्यू टोकन्स जनरेट करेगा। सो लेट्स सी। सो वंस अपॉन अ टाइम को छोड़ के, एंड आई एम नॉट श्योर इफ इट्स ओनली 10 न्यू टोकन जनरेट किया है। अगर हमने यहाँ पे 100 दिया तो अब ये 100 न्यू टोकन जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये आउटपुट में क्या दे रहा है? आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अ कोइंसिडेंस और नॉट, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स कोइंसिडेंस और नॉट। तो यहाँ पे क्या है, हमने उसको ज्यादा वर्ड जनरेट करने के लिए कहा, तो ये सेम चीजें रिपीट कर रहा है, राइट? तो इसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। तो सेम चीजें रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए नेक्स्ट पैरामीटर है, दैट इज नो रिपीट n-gram साइज। n-gram साइज, तो नो रिपीट n-gram साइज में क्या होता है, हम एक साइज डिसाइड करेंगे। तो पहले n-gram मतलब क्या होता है? यस, सिंगल वर्ड। सिंगल वर्ड को हम बोलेंगे यूनिग्राम। देन यस, 2 वर्ड्स ले रहे हैं तो बाईग्राम, वर्ड से तो ट्राइग्राम। तो ये मतलब जनरल टर्म है, राइट? तो हम क्या करेंगे, जैसे आपका एक सेंटेंस है, कोई भी यही सेंटेंस लेते हैं, तो यहाँ पे यूनिग्राम मतलब वंस अपॉन अ टाइम, इस तरीके से सिंगल सिंगल वर्ड होगा। बाईग्राम मतलब ये इसके बाईग्राम क्या क्या निकलेंगे? once upon, then upon, then or time, वंस अपॉन, देन upon, अपॉन और टाइम, ये आपके बायोग्राम है। ट्राइग्राम अगर निकालेंगे तो वंस upon, अपॉन टाइम, ये ट्राइग्राम से एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं, आप कितने भी n-ग्राम डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो साइज देंगे आप, n-ग्राम की साइज देते हैं, तो ये क्या करेगा, उतना जो भी हम n-ग्राम के साइज देते, कंसिडर आपने 2 दे दिया, इसका मतलब बाईग्राम, तो क्या करेगा, ये जो बाईग्राम इसने जनरेट किया है, तो एंड आई एम नॉट, तो ये 2 वर्ड्स एक दूसरे के बाद कभी भी रिपीट नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या होगा, टू अवॉइड, ये यूज होता है रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स मतलब क्या, हम n-ग्राम का रिपीटेशन अवॉइड करेंगे। अगर हमने 3 दे दिया तो कभी भी कोई भी ट्राइग्राम्स रिपीट नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे ये चीजें ऑलवेज आपकी रिपीट हो रही है, आई एम नॉट श्योर, दिस वन। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे इसका नो रिपीट n-ग्राम के साइज 2 रखा, तो क्या होगा, इसके आगे कभी भी कोई भी बायोग्राम, इसमें कौन से बायोग्राम है, आई एम नॉट श्योर, श्योर इफ इट्स, राइट, इट्स अ, तो ये सारे बायोग्राम्स, इनमें से कोई भी बायोग्राम फिर से जो जनरेट होगा उसमें रिपीट नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? यस, ठीक है। सो इसको क्या करते हैं, वो भी देख के देखेंगे। एंड इसमें आपको क्या चाहिए, एक और चीज देनी है, दैट इज नो रिपीट n-ग्राम साइज। तो हमने 2 दे दिया, इसका मतलब क्या है, बाईग्राम। अगर हमने 3 दे दिया तो ट्राइग्राम, तो कोई भी ट्राइग्राम फिर से रिपीट नहीं होंगे। सो लेट्स सी, तो यहाँ पे
ट्राइग्राम कौन से जनरेट हुए, एंड आई एम नॉट। तो आगे आप कहीं पे भी देखेंगे आगे का जनरेटेड टेक्स्ट में एंड आई एम नॉट, ये ट्राइग्राम कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। और कौन सा है, आई एम नॉट श्योर, तो इसके आगे कहीं पे भी आपको आई एम नॉट श्योर फिर से रिपीटेड नहीं मिलेगा। देन श्योर इफ इट्स, तो इसके आगे कहीं पे भी आपको ये श्योर इफ इट्स, ये 3 वर्ड्स रिपीटेड नहीं मिलेंगे। इसका मतलब समझ में आ रहा है, नो रिपीट एनग्राम का। तो जो भी हम साइज देते हैं तो उतना एनग्राम कभी भी रिपीट नहीं होता है होल सेंटेंस में। अभी प्रीवियसली क्या हो रहा था, आपको रिपीटेड मिल रहा था, बट अभी क्या है, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, आई एम अ लिटिल बिट सरप्राइज दैट आई एम स्टिल इन द गेम, आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट नॉट श्योर व्हाट आई एम डूइंग। ये इस तरीके से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। अगर हमने यहाँ पे देखेंगे तो आई एम नॉट, अगेन यहाँ पे कहाँ पे है, और कुछ है क्या, आई एम नॉट कहीं पे, आई एम नॉट, सो आई एम नॉट रिपीट हो रहा है। अगर हमने इसका साइज 2 रखा तो क्या होगा, इवन दो ये आई एम नॉट भी, मतलब कोई भी बायोग्राम रिपीट नहीं होगा। लेट्स से अभी होता है क्या, तो क्या हो रहा है, एंड आई एम नॉट श्योर इफ इट्स कोइंसिडेंस और नॉट, तो यहाँ पे आई एम श्योर यू आर ऑल अवेयर, तो कहीं पे भी आपको कोई भी बायोग्राम रिपीटेड नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है, नो रिपीट एनग्राम साइज क्या करता है। क्लियर है, इसमें किसी कुछ डाउट? Yes. ऑल राइट, सो नेक्स्ट, ऑल राइट, तो नेक्स्ट वी विल सी ग्रीडी सर्च एंड दूसरा होता है बीम सर्च। तो एक ग्रीडी सर्च एंड बीम सर्च में क्या डिफरेंस है वो हमें समझना है। तो विल स्टार्ट विथ मोस्ट बेसिक वन, दैट इज ग्रीडी सर्च। ठीक है, तो ग्रीडी सर्च में क्या हो रहा है, जो भी आपका मैक्सिमम टोकन वाला, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला टोकन है उसको हम नेक्स्ट टोकन कंसिडर कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा ग्रीडी सर्च में, टोकन विथ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी विल बी चोजन एज नेक्स्ट टोकन। यही हम अभी तक कर रहे थे, बट इसको थोड़ा सा और इमेज के साथ देख लेते हैं। उसको और थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मॉडल को फर्स्ट वर्ड मिला द, THE द, तो उसके बाद उसके पास 3 वर्ड थे। पहला था डॉग, नाइस एंड कार। डॉग नेक्स्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40%, नाइस होने की 50%, कार होने की 10%। तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली जिसकी भी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है दैट इज नाइस, नाइस एज ए नेक्स्ट वर्ड करेगा। सो आफ्टर द नाइस के बाद मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी है, 40% वुमन की है, हाउस की 30% है, गाय की 30% है, तो मैक्सिमम वुमन की है, तो क्या करेगा, द नाइस वुमन ऐसे प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो ज्यादा कुछ नहीं सोच रहा है, जस्ट नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता जा रहा है। बट अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया, अभी हम क्या करते हैं, द के बाद नाइस वुमन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, द के बाद नाइस वुमन, तो ये प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे विथ मल्टीप्लीकेशन। तो नाइस की है 0.5%, मतलब 0.5 इंटू वुमन की है 0.4, तो द के बाद नाइस वुमन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.2, राइट। बट अगर आपने इंस्टेड ऑफ नाइस आपने डॉग चूज किया होता, द डॉग, ठीक है, एंड देन हैज चूज किया, तो द के बाद डॉग हैज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4 इंटू 0.9, राइट, 0.36. एग्जैक्टली डॉग हैज की प्रोबेबिलिटी है 0.4 इंटू 0.9, तो इसकी है 0.36। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट वन सिंगल वर्ड, अगर आपने 2 या फिर 3 वर्ड्स आगे के देखा होता तो आप बेटर जनरेशन कर सकते थे क्या, Yes. राइट। Yes, sir. तो
तो ये ग्रीडी सर्च पे हम सिर्फ नेक्स्ट एक सिंगल वर्ड का बारे में सोचते हैं, बट यही होता है जो जहां पे हमें इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट जस्ट वन सिंगल वर्ड, आगे के 2 वर्ड्स क्या होंगे, आगे के 3 वर्ड्स क्या होंगे, एंड उनकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली भी हम डिसाइड कर सकते हैं, एंड दैट इज बीम सर्च। तो ग्रीडी सर्च में क्या हो रहा है, सिंपली एक नेक्स्ट सिंगल वर्ड के बारे में हम सोच रहे हैं, बट बीम सर्च में क्या होता है, हम नेक्स्ट 3 वर्ड्स 5 वर्ड्स जितना भी आपको साइज डिसाइड करना है उस साइज के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंस्टेड ऑफ द नाइस वुमन, अगर आपने 2 नेक्स्ट वर्ड की प्रोबेबिलिटी सोची तो द डॉग हैज विल बी योर नेक्स्ट टोकन। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस वे, आपका जो जनरेशन है इस वे में चला गया। ठीक है, तो बीम सर्च करना बहुत ही इजियर है। तो हम सेम वे में क्या करेंगे, जैसे ऊपर कर रहे थे, यहाँ पे ले लेते हैं उसी को। सो इन सबको निकाल देते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने हैं, नेक्स्ट 2 वर्ड्स देखने हैं, नेक्स्ट 3 वर्ड्स देखने हैं, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, नम बीम नाम का एक पैरामीटर होता है, इक्वल टू, अगर हमने 2 दिया तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ चेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट 1 सिंगल वर्ड, आप नेक्स्ट 2 वर्ड की प्रोबेबिलिटी देखोगे, एंड आउट ऑफ 2 जिनकी भी मैक्सिमम है वो आपका नेक्स्ट वर्ड होगा। ये समझ में आ रहा है बीम सर्च। अगर हमने 3 दिया तो नेक्स्ट 3 वर्ड की प्रोबेबिलिटी Next. क्या होगी, ठीक है, क्लियर है ये बीम सर्च क्या है। Yes, sir. ऑल राइट, तो अभी तक अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ही चेक कर रहे हैं, राइट। कभी भी आपका मॉडल जैसे ह्यूमन करता है उस तरीके से क्रिएटिव हो सकता है क्या यहाँ पे, यस अभी। सर ये बीम से जब हम करेंगे तो इसमें मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन में मॉडल जो है करेक्ट प्रिडिक्ट करेगा, पर बीम बीम की वैल्यू अगर 2 या 3 ले लेंगे तो मतलब हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी मतलब रॉन्ग प्रिडिक्ट करे मॉडल। रॉन्ग कैसे प्रिडिक्ट करें, सर जैसे अभी ये सेंटेंस जो प्रेडिक्ट किया है, आप इसको अगर रीड करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि ये सेंटेंस कुछ मतलब मीनिंग क्रिएट नहीं करता है। once upon a time when the world was in a state of chaos, I think it's important that we, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, मैक्स न्यू टोकन हमने डिसाइड नहीं किया, अगर मैक्स न्यू टोकन करते तो ये और ज्यादा लंबा करता। ठीक है, बट ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, जैसे हमने कहा था ये ह्यूमन की तरह जनरेट नहीं कर रहा है। ह्यूमन क्या होता है, ऑलवेज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम डिसाइड नहीं करेंगे, इवन ये बीम सर्च हो ग्रीडी सर्च हो, फाइनली हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम टोकन ही सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ही सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमें कुछ सरप्राइज एलिमेंट चाहिए, जैसे ह्यूमन का होता है, राइट। ह्यूमन ये जो है ये बीम सर्च ही है, बीम सर्च वर्सेस यहाँ पे लिखा गया है बीम सर्च टेक्स इज लेस सरप्राइजिंग, मतलब जो बीम सर्च या फिर कुछ भी ग्रीडी सर्च कुछ भी अगर हम यूज करेंगे तो वो टेक्स्ट इजीली प्रिडिक्टेबल होगा, क्योंकि आपको पता है कि मॉडल के लिए कौन सी प्रोबेबिलिटी एकदम नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी लग सकती है, राइट। इसीलिए टू मेक इट सरप्राइजिंग एंड ह्यूमन लाइक हम क्या करते हैं, उसमें क्रिएटिविटी ऐड करना चाहते हैं। तो क्रिएटिविटी के लिए सैंपलिंग यूज होता है। तो सैंपलिंग क्या है एंड वो क्रिएटिविटी किस तरीके से ऐड करता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अभी ओनली मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला टोकन चूज नहीं करेंगे, सैंपलिंग अगर ऑन होती है तो, ठीक है। तो क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ चूजिंग मैक्सिमम
मैक्स प्रोबेबिलिटी टोकन एज नेक्स्ट टोकन, हम क्या करेंगे, जो आपका हो सकता है जो टॉप 5 टोकन्स है, आउट ऑफ दैट एक कोई रैंडमली हम सेलेक्ट करें। टॉप 5 मतलब समझ में आ रहा है, आपके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले टॉप 5 के टोकन है, आउट ऑफ दो रैंडमली हम एक कोई टोकन चूज करेंगे, या फिर कुछ और भी मेथड्स है जो हम सैंपलिंग के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो सैंपलिंग अगर आपको करना है तो सिंपली डू सैंपल इक्वल टू ट्रू रखना है आपको। एंड सैंपलिंग हम सिर्फ डू सैंपल के साथ यूज नहीं करते, जैसे हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको निकाल देते हैं एंड मैक्स न्यू टोकन्स लेंगे 100 मैक्स, ठीक है 100, एंड इसको पहले निकाल देते। सैंपलिंग को ट्रू नहीं करेंगे मतलब ये डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा। तो जितने भी टाइम हम इसको जनरेट करेंगे अभी, तो क्या होगा, एवरी टाइम वो आउटपुट सेम ही देगा। व्हाई एवरी टाइम सेम ही आउटपुट क्यों देगा, क्या लगता है रीजन? आई एम नॉट श्योर इफ इट्स कोइंसिडेंस और नॉट, ये सब कुछ रिपीट ही कर रहा है। अगेन जनरेट करेंगे तो सेम आउटपुट देगा, क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि सेम इनपुट के बाद मैक्सिमम टोकन वाला मैक्सिमम टोकन सेम ही होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला टोकन, राइट? इसीलिए ऑलवेज, तो इसमें कुछ सरप्राइज है क्या? अगर आपने वंस अपॉन टाइम दिया तो ये ऑलवेज यही जनरेट करेगा। समझ में आ रहा है इसका प्रॉब्लम क्या है? ऑलवेज अगर हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ही चूज करेंगे तो यस। तो अगर हमने यहाँ पे इसको ट्रू कर दिया तो नोटिस करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑलवेज आपका ये जो आउटपुट आने वाला है चेंज हो सकता है। सो लेट्स सी, तो इसने क्या बोला, once upon a time when those people would have wanted to do it for free and when they did, he says the idea that we should try to help little bit more, ऐसा कुछ बोला है। अगेन फिर से जनरेट करेंगे, once upon a time he has already taken advantage of the fact that after second day of new term there were more than 4,000 of them। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलवेज न्यू टेक्स्ट जनरेट हो रहा है क्या, मतलब सरप्राइजिंग या फिर उस टाइप से हो रहा है, बोल सकते हैं। तो ये होगा कैसे, तो ओनली हम डू सैंपल नहीं करते, तो सैंपलिंग के कुछ मेथड्स है, तो सैंपलिंग की वो मेथड्स क्या है एंड उनको चूज कैसे करना है वो देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट मेथड है दैट इज टॉप के सैंपलिंग। टॉप के सैंपलिंग, तो टॉप के सैंपलिंग में सिंपली क्या होता है, जब आपको नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, तो प्रीवियसली हम नेक्स्ट टोकन क्या प्रिडिक्ट कर रहे थे, यस, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द टोकन, एग्जैक्टली, जिस टोकन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। बट अभी हम क्या करेंगे, हम एक के की वैल्यू देते, के मतलब कितने टोकन सेलेक्ट करने हैं, तो टॉप के कितने सेलेक्ट करने हैं। अगर हमने 5 दिया तो क्या होगा, ऐसे 5 टोकन सेलेक्ट होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। अगर 10 दिया तो ऐसे 10 टोकन कंसिडर होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट टॉप के टोकन्स विथ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ये समझ में आ रहा है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले ऐसे टॉप के मतलब वो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है। एंड देन क्या करेंगे, एंड देन चूज नेक्स्ट टोकन वन रैंडमली। तो यहाँ पे जितने भी आपने के डिसाइड किए थे, 10 लिया था टॉप के या फिर 20 लिए थे, उनमें से रैंडमली एक टोकन एज ए नेक्स्ट टोकन हम कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? एंड चूज वन ऑफ देम रैंडमली एज नेक्स्ट टोकन, ये समझ में आ रहा है। तो इसमें हो सकता है कि अभी ऑलवेज ये हो सकता है कि न्यू थिंग्स जनरेट करे सेम आउटपुट की जगह, क्योंकि अभी रैंडमली हम डिसाइड कर रहे हैं। यस, जैसे हम वही ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, द के बाद क्या था, आई थिंक डॉग की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, हम ऊपर जाके देखेंगे तो 40% थी, नाइस की 50% एंड कार की 10%। डॉग की 0.5 थी, नाइस की आई थिंक डॉग की 4 थी, नाइस की
0.5 थी एंड और कार की आई थिंक 0.1% थी। तो जब भी आप द इनपुट देंगे, अगर हम सिर्फ मैक्सिमम टोकन वाला डिसाइड करेंगे तो क्या होगा, ऑलवेज नाइस ही आपका नेक्स्ट टोकन आएगा, कोई दूसरा आ सकता है क्या? नो, राइट। बट अगर हमने यहाँ पे टॉप के की वैल्यू दी 2, टॉप के इक्वल टू 2, मतलब हम क्या करेंगे, अभी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले 2 टोकन डिसाइड करेंगे। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले 2 टोकन कौन से हैं? Dog and nice. Dog and nice. नाइस। सो डॉग एंड नाइस में से रैंडमली आपका नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेंगे। तो अभी ऑलवेज सेम ही वर्ड आएगा या डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं? Different आएगी. आएंगे। तो यहाँ डिफरेंस समझ में आ रहा है? टॉप के क्या कर रहा है, आपके मॉडल को क्रिएटिविटी दे रहा है, ठीक है। तो ये सेम चीज भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जनरेट करके देख सकते हैं। तो अगर आपको ये चेक करना है, पहले हम देखेंगे विदाउट टॉप के की वैल्यू दिए बिना आप जितने भी टाइम जनरेट करेंगे आपको सेम आउटपुट मिलेगा। तो सेम प्रॉम्प्ट लेते हैं, क्या थी प्रॉम्प्ट? वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम। इससे आपको इनपुट आईडीज बनाना है, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, और टोकन्स जनरेट करना है। जनरेटेड टोकन्स कैसे ले रहे थे, मॉडल डॉट जनरेट, सो ये 100 ही रखते हैं, या फिर जस्ट इनपुट आईडीज देंगे एंड ये जनरेट करेगा। सो इसका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ये आपको क्या करना है, डीकोड करना है। तो डीकोड कैसे करेंगे, टोकनाइजर डॉट डीकोड गेट टोकन से पास करने हैं। तो जितने टाइम भी जनरेट करेंगे आपको सेम ही आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है, वंस अपॉन अ टाइम द वर्ल्ड वाज अ प्लेस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड ग्रेट डेंजर, द वर्ल्ड वाज प्लेस ऑफ ग्रेट, मल्टीपल टाइम जनरेट करते हैं, द वर्ल्ड वाज ग्रेट प्लेस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड डेंजर। अगेन तीसरी बार करेंगे तो आपको सेम ही आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑलवेज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है। बट अभी हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे 2 चीजें देंगे, एक तो क्या करना है, आपका डू सैंपल इक्वल टू ट्रू रखना है। तो जब भी आप ये सैंपलिंग की मेथड यूज करें तो डू सैंपल इक्वल टू ट्रू रखना ही है। एंड देन हम लिखेंगे टॉप के इक्वल टू 5। मतलब क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ चूजिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला सिंगल टोकन, अभी हम क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले 5 टोकन. 5 टोकन ले रहे हैं, 5 most. एग्जैक्टली। एंड आउट ऑफ दोस 5 रैंडमली एक आपका नेक्स्ट टोकन होगा। तो इसको अभी मल्टीपल टाइम जनरेट करके देखते हैं तो क्या सेम आता है या डिफरेंट आता है। तो यहाँ पे क्या आया है, वंस अपॉन अ टाइम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन। तो इसको हम प्रिंट करके रखते हैं यहाँ पे, सो दैट वी कैन चेक इट। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये आपका आउटपुट है। देन सेकंड टाइम जनरेट करते हैं। आई थॉट आई वुड हैव द सेम प्रॉब्लम विथ न्यू एज, कुछ आ रहा है, मतलब अगेन न्यू जनरेट हुआ। थर्ड टाइम करेंगे तो थर्ड टाइम भी डिफरेंट डिफरेंट ये जनरेट हो रहे हैं। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, बिकॉज ऑफ दिस टॉप के आपका मॉडल अभी प्रिडिक्टेड नहीं है या फिर लेस सरप्राइजिंग नहीं है, ये ऑलवेज क्रिएटिवली न्यू थिंग जनरेट कर पा रहा है। Sir, what about after 5 iteration? नॉट 5 इटरेशन नहीं देख रहे हैं हम। जैसे आपको क्या करना है, वंस अपॉन टाइम के बाद प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो हम वंस अपॉन टाइम के बाद क्या कर रहे थे, आपका मॉडल कैसे नेक्स्ट टोकन ले रहा था, Maximum probability. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, राइट। बट अभी हम क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले 5 टोकन्स ले रहे हैं, तो उनमें से एक वेन होगा। तो क्या होगा, वो टोकन जो 5 टोकन है वो रैंडमली सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऐसे हुआ, सेम यहाँ पे भी अभी ये हो रहा था। तो हर एक वर्ड के लिए ये चीजें हो रही है, रैंडमली मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले 5 टोकन्स ले रहे हैं, उसका ये कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो हो सकता है आफ्टर 5 इटरेशन ये सेम जनरेट करने लग जाए। व्हाई, इवन हो सकता है इसने ये वाला टोकन जनरेट किया, बट हो सकता है कि नेक्स्ट जो टोकन्स आने वाले वो डिफरेंट हो सकते हैं। Yes. तो ये क्या होगा, क्रिएटिविटी इसकी बढ़ती ही जाएगी। जितनी ज्यादा टोकन्स जनरेट करेंगे
क्रिएटिविटी उतनी लार्जर रहेगी। ठीक है, ये टॉप के क्लियर है। टॉप के में हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ चूजिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला टोकन, पहले टॉप के टोकन सेलेक्ट करेंगे जो कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, एंड उनमें से रैंडमली चूज करेंगे। एंड यहाँ पे टॉप के इक्वल टू जस्ट हमने नंबर दिया है 5, 10 जितना भी देना है। ये क्लियर है टॉप के? तो सर इसका रेंज कितना रहता है? कितना भी दे सकते हैं, जितना वोकैबुलरी में है उतनी भी दे सकते हैं, बट जनरली उसका कुछ मीनिंग नहीं रहेगा, राइट? ओके, मींस जितना ज्यादा उतना मोर क्रिएटिव आंसर। यस यस। सर ये ऐसा हो सकता है कि हम लोग 5 बार अगर इसको जनरेट करते हैं तो 6 टाइम जो रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट 5 में से आएगा, ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है। ऐसे क्या होगा, यहाँ पे तो आपके 5 वर्ड्स जो वंस अपॉन अ टाइम के बाद है वो सेम होगा, द सेम होगा, आई, वेन, तो ये वर्ड सेम होगा, बट इसके आगे का क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है। तो इसके लिए 5 पॉसिबिलिटी है, इस वर्ड के लिए 5 पॉसिबिलिटी है, तो इससे क्या है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। राइट, सो 4 टोकन की 5 पॉसिबिलिटी है, देन उसकी 5 तो 25 न्यू पॉसिबिलिटी हो जाएगी इस टोकन के लिए। So we can say that here, so every word is depend upon the previous word possibility. इस ऑलवेज ऐसे ही होता है, क्योंकि हम नेक्स्ट जो टोकन्स है वो एज अ इनपुट दे रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वो नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट कर रहा था। ठीक है, तो टॉप के हो गया। तो नेक्स्ट वन इज अ टॉप पी, एंड इसे न्यूक्लियस सैंपलिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, सेम चीज हम करना चाहते हैं, बट अभी हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले नंबर पास नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, इंस्टेड ऑफ सैम्पलिंग फ्रॉम टॉप के टोकन्स, हम क्या करेंगे, सैंपल फ्रॉम क्यूमुलेटिव सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। मतलब क्या है, अभी हम यहाँ पे मतलब टॉप के कितने वर्ड सेलेक्ट करने हैं ये वैल्यू पास नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी पास करेंगे। जैसे टॉप इसमें क्या होता है, जस्ट ये ले लेते हैं, सिंपली इतना ही लेंगे। तो टॉप के में क्या वैल्यू दे रहे थे हम, 5, मतलब क्या है, टॉप के 5 वर्ड्स कंसिडर करना है। बट यहाँ पे टॉप पी में क्या होगा, हम यहाँ पे अगर कंसिडर देते 0.9, तो ये प्रोबेबिलिटी है, तो ये क्या करेगा, जो टॉप का प्रोबेबिलिटी वाला जो भी टोकन है, कंसिडर हम एग्जांपल के लिए यही लेते हैं एग्जांपल, कहाँ गया दिस वन। तो द के बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला टोकन कौन सा है, नाइस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी टॉप पी के ज्यादा है या कम है, कम है, राइट। तो एक और टोकन सेलेक्ट कर, तो हम उसमें डॉग भी ऐड कर लेते हैं। अभी 0.9 हो गया, इक्वल टू दिस हो गया। तो इतने टोकन प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम नेक्स्ट वर्ड सेलेक्ट करेंगे, इतने वर्ड्स पे इनमें से कोई एक रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जितने भी टॉप के टोकन की प्रोबेबिलिटी ये वैल्यू हो रही है, उतने टोकन में से हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। ये समझ में आ रहा है? से पता चल रही है टॉप के कौन से है? तो आप के पता नहीं चलेगा, जस्ट आपको क्या होता है, आपका मॉडल की जो लीनियर एंड शॉर्टमैक्स लेयर है, लीनियर एंड शॉर्टमैक्स लेयर क्या करेगा, आपके वोकैबुलरी में जितने भी टोकन्स है उन टोकन्स की प्रोबेबिलिटी देगा, सारे टोकन्स की। देन हम क्या करेंगे, उनमें चेक करेंगे कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला टोकन क्या है, देन सेकंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला क्या है, वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन उनका एडिशन करके देखेंगे, जितने भी टोकन की एडिशन इतनी हो रही है इक्वल टू दिस वन, वो आपका नेक्स्ट टोकन होगा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है,
एंड यहाँ पे भी सेम वे में क्या होगा, जितना आप जनरेट करेंगे उतने टाइम ये आता है। बट जस्ट दोनों में डिफरेंस क्या है, टॉप पी एंड टॉप के में? टॉप के में कितने नंबर ऑफ टोकन्स चाहिए टॉप के, वो हम डिसाइड कर रहे हैं, राइट? टॉप के 5 चाहिए, 10 चाहिए। बट टॉप पी में क्या कर रहे हैं हम, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली। क्लियर है? सर एक बार और बताइए ना, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब कैसे? जस्ट अ मिनट। या तो हम क्या करेंगे, जैसे आपका कंसिडर यहाँ पे 3 टोकन्स है या फिर ज्यादा टोकन्स लेते हैं और थोड़े से इसकी प्रोबेबिलिटी 2 कर लेते हैं, इसकी 1 करेंगे, कितना हो गया, 2 3 4 हो गया। और कुछ वर्ड्स लेते हैं, कैट, उसकी है 0.3, कितना हो गया टोटल, 7। ये 7 हो गया। और कुछ वर्ड्स ले लेते हैं, बैट 0.25 एंड बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी लेते हैं 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, अगर हमने यहाँ पे 0.9 दे दिया, मतलब हम देखेंगे तो आपके कितने टोकन्स है जिनकी प्रोबेबिलिटी 0.9 आती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला टोकन कौन सा है, कैट, उसकी कितनी है, 0.3। आफ्टर दैट कौन सा है, बैट तो क्या सम कितना आएगा, 0.55 till it is less than 0.9। देन नेक्स्ट वाला कौन सा है, डॉग, डॉग स्क्वायर कितना हो गया, 0.75, स्टिल इट इज लेस देन 0.9। देन उसमें 9 से ऐड करेंगे, कितना हो गया, 0.85, अगेन स्टिल लेस देन 0.9। तो उसमें कार भी ऐड करेंगे, कितना हो गया अभी, 0.95, मतलब इक्वल और मोर देन 0.95 आ गया। तो आउट ऑफ दीज वर्ड्स जिनकी समेशन इक्वल टू और मोर देन टॉप पी है, उनको हम क्या करेंगे, अभी आउट ऑफ दीज वर्ड रैंडमली नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? अभी अगर हमने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 0.9 0.7 दिया होता तो क्या कितने वर्ड्स होते, 0.3 0.55 हो गया, 0.75, मतलब इन 3 वर्ड्स में से नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट होता। समझ में आ रहा है? सर आइडियल वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इट ऑलवेज डिपेंड ऑन योर यूज केस एंड मतलब आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, राइट? तो जनरली अगर आप 0.9, यस, क्योंकि ये मॉडल में प्रोबेबिलिटीज होंगी वो 0.0000 इस टाइम में होंगी। अगर हमने 0.7 रख दिया तो वो तो 100, मतलब के की वैल्यू ये समझिए 1000 भी ले सकता है ना, राइट? हो सकता है। तो क्या होगा अगर आपने बहुत ज्यादा वैल्यू लिखी, जैसे 0.9 लिखा था हमने लास्ट टाइम, तो कितने आ रहे थे, ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स आ रहे थे, राइट? तो क्या होगा, ऐसे सेंटेंस जनरेट होगा जिसका कुछ मीनिंग ही नहीं है, राइट? क्योंकि हम रैंडमली वर्ड्स टुगेदर थ्रो कर रहे हैं। तो अगर मीनिंगलेस सेंटेंस जनरेट हो रहा है तो उसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा लेस करेंगे। ओके, स्टिल प्रोबेबिलिटी तो 0.00 रहेगी ना मॉडल में, क्योंकि मॉडल जब ट्रेन होता है तो उस टाइम प्रोबेबिलिटी हमने देखे हैं बहुत लेस होती है। तो यस, फिर भी के की वैल्यू ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अगर हम देखेंगे तो 50 से तो ऊपर ही राइट। रहेगी। नो, ऐसा कुछ नहीं, 10 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे कंसिडर 0.2 रखा तो हो सकता है किसी एक फर्स्ट ही वर्ड की प्रोबेबिलिटी 30% हो, तो सिर्फ वही वर्ड कंसिडर होगा। तो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल प्रोबेबिलिटी, जैसे 0.1 देखेंगे तो यहाँ पे आइडियली क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम ही जनरेट होना चाहिए एवरी टाइम। लेट से सेम ही जनरेट होता है क्या, द वर्ल्ड वॉज प्लेस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड ग्रेट डेंजर, फिर से जनरेट करेंगे, द वर्ल्ड वॉज प्लेस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड हार्मोनी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है बट ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है। वाई? क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले इस रेंज में बहुत ही कम टोकन्स है, राइट? तो जितना कम टॉप पी की वैल्यू करते जाएंगे उतना डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट होता जाएगा। डिटर्मिनिस्टिक मतलब ऑलवेज सेम आउटपुट आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है,
इवन टॉप के में भी सेम, अगर हमने 1 किया, टॉप के इक्वल टू 1 किया तो क्या होगा, ऑलवेज सेम आउटपुट जनरेट करना चाहिए इसको। सेम सेम एग्जैक्टली, मतलब आपने टॉप के या फिर टॉप पी की वैल्यू जितना ज्यादा किया, मॉडल उतना ही क्रिएटिव जनरेट करेगा। क्रिएटिव मतलब डिफरेंट डिफरेंट जनरेट करेगा। एंड लेस वैल्यू होगी तो उतना ही डिटर्मिनिस्टिक होगा। डिटर्मिनिस्टिक मतलब ऑलवेज रिपीटेशन हो सकता है, उसमें सेम सेम चीजें आ सकती हैं। ठीक है, ये क्लियर है? ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज अ टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या है, बहुत यूज होता है। तो टेम्परेचर का भी सेम है। टेम्परेचर की वैल्यू हम 0 भी रख सकते हैं, एक्चुअली 0 हो सकती है। तो क्या होगा, जितनी मिनिमम होगी उतना मॉडल डिटर्मिनिस्टिक होगा। मिनिमम टेम्परेचर वैल्यू मॉडल विल बिकम डिटर्मिनिस्टिक, मोर डिटर्मिनिस्टिक। एंड मैक्सिमम वैल्यू से क्या होगा, मॉडल विल बिकम मोर रैंडम और मोर क्रिएटिव। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है क्या इन दोनों का? यस सर। टेम्परेचर की वैल्यू अगर हमने लेस रखा तो ऑलवेज सेम आउटपुट जनरेट करेगा, ज्यादा रखा तो ऑलवेज डिफरेंट वैल्यू जनरेट करेगा। तो जनरली इसका हर एक मॉडल की रेंज डिफरेंट होती है, बट जनरली देखेंगे तो 0 to 2 के बीच में रेंज होती है। 2 रखेंगे तो क्या होगा, Creative. क्रिएटिव। क्रिएटिव है। सो लेट्स सी ये क्रिएटिव दे पाता है या नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू स्मॉल देके रखते हैं। 0.1 देंगे तो क्या होना चाहिए इसका आंसर। सो लेट्स ट्राई टू जनरेट इट मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, ये आंसर दिया, और थोड़ा सा लेस करते 0.1। ठीक है, और स्मॉल कर दिया हमने। तो लेट्स सी क्या होता है। दिस इज आवर आउटपुट। ऑल राइट, फिर से जनरेट करेंगे तो क्या हो रहा है, आपका आउटपुट डिटर्मिनिस्टिक मिल रहा है, राइट? मतलब ऑलवेज सेम आउटपुट दे रहा है। तो जितनी ज्यादा स्मॉल वैल्यू आउटपुट उतना ज्यादा डिटर्मिनिस्टिक। अभी लार्ज टेम्परेचर की वैल्यू देके देखेंगे। इसकी वैल्यू हमने दिया 0.9। अगेन फिर से जनरेट करते हैं। तो क्या हो रहा है, जितनी टाइम जनरेट करेंगे उतनी टाइम न्यू चीजें जनरेट हो रही है, राइट? तो ये होता क्यों है, इसके पीछे क्या हो रहा है, ये हमें समझना है। वो भी समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ टेम्परेचर हम देखेंगे। ये जो टेम्परेचर है ये कैसे वर्क करता है। हमने टॉप पी टॉप के का तो देखा कैसे होता है। टॉप पी टॉप के, हम टॉप के कुछ वैल्यू सेलेक्ट करेंगे एंड आउट ऑफ दोस रैंडमली फ्यू टोकन्स एज ए नेक्स्ट टोकन्स ले रहे हैं। पहले आपको समझना होगा, जो आपको आउटपुट मिल रहा है फ्रॉम लीनियर एंड सॉफ्टनेस, वो कैसे मिलता है। इन सॉफ्टनेस टर्म्स क्या ऑफ करता है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। सॉफ्टनेस क्या करेगा, आपके पास जितने क्लासेस है, मतलब आपके पास जितने वोकैबुलरी में वर्ड्स है उनके लिए उतनी प्रोबेबिलिटी जनरेट कर रहा है, राइट? एंड सॉफ्टमैक्स का ये फॉर्मूला है, क्या है, ई ऑफ एक्स आई। ई मतलब क्या होता है, Exponent. एक्सपोनेंट, या फिर उसको यूलर्स कांस्टेंट कहा जाता है। एक नंबर है, ठीक है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, एक्स आई मतलब आपके पास, हम अभी कंसिडर करेंगे आपके पास 3 क्लासेस है। ठीक है, मतलब आपके वोकैबुलरी में टोटल ओनली 3 वर्ड्स है। तो आपका जो लीनियर से वैल्यू आने वाले उसको बोलेंगे हम लॉजिक्स।
तो लॉजिट्स में कंसिडर ये है, क्या क्या है, 2.0, जस्ट रैंडमली 1.0 एंड 0.1, ये है। तो हमने देखा था शॉर्ट मैक्स क्या होता है, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम उसको Maximum probability. लार्जर द ज्यादा, वैल्यू लार्जर द प्रोबेबिलिटी। एग्जैक्टली, लार्जर द वैल्यू लार्जर द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी 2 की होगी, सेकंड नंबर पे इसकी होगी, सबसे लेस प्रोबेबिलिटी इसकी होगी, राइट। एंड ये इस फॉर्मूला से हम चेक भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, e टू द पावर xi, मतलब एक वैल्यू होगी e टू द पावर 2.0 डिवाइडेड बाय क्या होगा, e टू द पावर सबका डिवीजन होगा, मतलब e टू द पावर 2 प्लस e टू द पावर 1 प्लस e टू द पावर 0.1। समझ में आ रहा है। इसके ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, सेकंड की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, e टू द पावर 1.0 डिवाइडेड बाय ये सेम अगेन e टू द पावर 2 e टू द पावर 1 e टू द पावर 0.1। लास्ट वाले कैसे मिलेगी, e टू द पावर 0.1 डिवाइडेड बाय जो भी एज इट इज आएगा। तो अगर आप लॉजिकली देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर सबका सेम है, राइट, यहाँ पे सेम है, बट यहाँ पे इसकी वैल्यू लार्ज है, इसी की वजह से इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी क्या, एंड इसकी स्मॉल है तो इसकी सबसे छोटी होगी, यस सर। राइट। तो हम क्या करते हैं, ये जो शॉर्ट मैक्स है इसके लिए खुद से फंक्शन बनाएंगे। इसका हमने पाइटॉर्च या फिर टेंसर प्रो से ले सकते हैं, बट इसका फंक्शन हम खुद से बनाते हैं। तो क्या करेंगे, numpy का यूज करते हैं, numpy एज np, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक array लेंगे लॉजिक्स का, np.array, ठीक है, ये array ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है, np exp ऑफ लॉजिक्स डिवाइडेड बाय np डॉट सम ऑफ np डॉट exp ऑफ लॉजिक्स। तो जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा था ऑलमोस्ट सेम ही है क्या, जो फॉर्मूला है, क्या कर रहे हैं, लॉजिक्स मतलब 1 बाय 1 ये वैल्यू लेगा, पहले 2 की लेगा, देन इनका जो सारा सम आ रहा है उसे डिवाइड करेगा, देन 1 की लेगा, डिवाइड करेगा, एंड वो प्रोबेबिलिटीज मिलेगी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज भी हम प्रिंट कर लेते हैं। तो जैसे एक्सपेक्टेड है, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी 65% है, सेकंड की 24 एंड लास्ट वाले की सबसे कम है। यहां तक क्लियर है, इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटीज मिल रही है, राइट। तो शॉर्ट मैक्स का एक फंक्शन बनाते हैं हम। तो शॉर्ट मैक्स कैसे प्रिडिक्ट हो रहा है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली होगा, डेप्थ ऑफ शॉर्ट मैक्स, उसमें लॉजिक्स अगर हम पास करते हैं तो कुछ इस तरीके से। तो इसमें अगेन सेम शॉर्ट मैक्स, उसमें सेम लॉजिक्स देके देखेंगे। तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल रही है, बट जब हम टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो टेम्परेचर में इस फॉर्मूला में क्या चेंज आता है, तो यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, टेम्परेचर के साथ देखेंगे शॉर्ट मैक्स में क्या चेंज होता है। तो टेम्परेचर की वैल्यू से क्या होता है, ये जो वैल्यूज आपकी मिल रही थी, तो इसके हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को टेम्परेचर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो टेम्परेचर की वैल्यू मतलब क्या है, जो भी हम पास कर रहे हैं 0.9 0.1 उसकी वैल्यू से क्या हो रहा है, बोथ न्यूमरेटर, तो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर की वैल्यू होगी जो भी वैल्यू है, एंड देन यहां पे भी हम टेम्परेचर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, एंड ये सबके लिए होगा। ये समझ में आ रहा है क्या, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, फॉर्मूला को कैसे चेंज कर रहा है शॉर्ट मैक्स के। तो शॉर्ट मैक्स विथ टेम्परेचर क्या होगा, कैसे चेंज होगा फॉर्मूला, तो यहाँ पे लॉजिक्स के साथ साथ हम टेम्परेचर की वैल्यू भी एक्सपेक्ट करेंगे, एंड देन क्या होगा, लॉजिक्स डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, एंड देन यहाँ पे भी क्या होगा, लॉजिक्स डिवाइडेड बाय
टेम्परेचर, ये समझ में आया क्या? टेम्परेचर क्या कर रहा है, जो शॉर्ट मैथ्स का फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है? जो लॉजिट्स है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उनको जो भी टेम्परेचर की वैल्यू उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ये क्लियर है? तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर से डिवाइड करने से एग्जैक्टली क्या होता है वो हम देखेंगे। जो आपका लॉजिट्स है वही लेते हैं एंड पहले हम क्या करेंगे, बहुत ही स्मॉल लेंगे देखेंगे 0.1। ये क्या है आपका, टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ही स्मॉल लिखी है। तो टेम्परेचर की वैल्यू स्मॉल होती है तो हमने देखा था आउटपुट क्या होता है आपका, क्रिएटिव स्मॉल वैल्यू के लिए सेम आउटपुट, मतलब डिटरमिनिस्टिक क्रिएटिवनेस नहीं आती, डिटरमिनिस्टिक। होगा। तो डिटरमिनिस्टिक कैसे होता है, जैसे हमने यहाँ पे किया, क्या आ रहा है यहाँ पे, लॉजिक्स, ये नैन नैन क्यों आ रहा है, सब कुछ तो सेम। जैसे लॉजिक्स की वैल्यू क्या थी आपकी, ओके जस्ट ये लेते हैं क्योंकि इसको वर्क करना चाहिए था। ठीक है, लॉजिक्स को टेम्परेचर से डिवाइड किया, यहाँ पे भी टेम्परेचर से डिवाइड किया है। ओके लेट्स रन इट वंस अगेन। नो, ओवरफ्लो का क्यों इशू आ रहा है इसमें, उसको थोड़ा सा और थोड़ी लार्जर वैल्यू लेते हैं, मे बी कुछ इशू। ओके ठीक है, तो यहाँ पे जब आप नोटिस करेंगे तो आपको कैसे मिल रहा है आउटपुट, ये क्या है, e⁻⁻44 मतलब क्या होता है, -10⁻⁻44, 10⁻⁻83 मतलब क्या है, 0 के बाद 44 0 है, देन इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट वर्ड की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 1 है क्या, 100%? यस। तो टेम्परेचर की अगर स्मॉलर वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, जो आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला टोकन था, ये फर्स्ट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला टोकन था, तो इसकी वैल्यू आपका ये जो टेम्परेचर है बहुत ही लार्ज कर देगा, एंड जो दूसरे वैल्यू थे उनकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल कर देता है। इसी की वजह से क्या होगा, अभी ऑलवेज यही टोकन प्रिडिक्ट होने वाला है क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। एंड वही अगर हमने टेम्परेचर की वैल्यू लार्ज रखी, 0.9 रखा हमने, तो क्या होने वाला है, लेट्स सी। तो अभी क्या हो रहा है, और थोड़ी सी बैलेंस वैल्यू है क्या, इसकी 68% है, इसकी 22 है, इसकी 83 समथिंग है। अगर और थोड़ी सी बड़ा कर दे तो अगेन क्या हो रहा है, अगेन 1 पॉइंट कुछ देके देखते हैं, 1.8 देके देखेंगे तो थोड़ी सी बैलेंस हो रही प्रोबेबिलिटी, इसकी 52 है, इसकी 29 है, इसकी 18 है। तो क्या होगा, ये भी आने के चांसेस है, ये भी आने के चांसेस को बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है? जस्ट विथ डिवाइडिंग टेम्परेचर इन शॉर्टमैक्स फॉर्मूला ये डिटर्मिनिस्टिक एंड क्रिएटिव होगा या नहीं, कैसे होगा, ये हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? यस यस सर। ऑल राइट। तो इंटरव्यू में ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1-2 इंटरव्यू में, मतलब मल्टीपल इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा। तो जैसे क्या होता है, और सबको पता है कि कम होने से क्या होगा, मॉडल का आंसर डिटर्मिनिस्टिक होगा, ज्यादा होने से क्रिएटिव होता है। सो इंटरव्यूअर ने ये सबसे सुना हुआ होता है, बट जस्ट अ मिनट, ऑल राइट। तो क्या हो रहा है, इंटरव्यूअर ने ये मल्टीपल टाइम सुना हुआ है, राइट, तो सिर्फ वही आप बोलेंगे तो उसको सेम आंसर लगेगा। बट जब ये सॉफ्ट मैक्स की कंसेप्ट आप उनको एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से इसका फॉर्मूला के में चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, आपका आंसर स्टैंड आउट करेगा इंटरव्यू में। ठीक है, तो रिमेंबर दिस, ये जो टेम्परेचर की वैल्यू, टेम्परेचर क्रिएटिव एंड डिटर्मिनिस्टिक हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्योंकि जो वैल्यू है शॉर्ट मैक्स का फंक्शन, उसमें हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को टेम्परेचर की वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। एंड डिवाइड करने से क्या होता है, अगर हम बहुत ही स्मॉल वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसको बहुत ही ज्यादा बना देगा, बट अगर लार्ज वैल्यू से करते हैं तो प्रोबेबिलिटी को बैलेंस रखता है। ठीक है, ऑल राइट, क्लियर है ये?
यूक्लिडियन वैल्यू को डिवाइड नहीं करते टेम्परेचर से, लॉजिट्स को करते हैं। आपने फॉर्मूला में भी लॉजिक्स, ऊपर राइट, मिस्टेक की। एग्जैक्टली, मतलब न्यूमरेटर का लॉजिक्स एंड डिनोमिनेटर के लॉजिक्स। ठीक है, सर इसके ऊपर और जो फॉर्मूला है ना, उसको आपने टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया था, वो एक्सपोनेंशियल ऑफ ऊपर कहाँ ऊपर पे? वो है ये यहाँ पर ये। हाँ, यस। सो जो लॉजिक्स है, जैसे ये 2 है, इसको डिवाइड होगा, एंड यहाँ पे भी ये जो वैल्यू है वो डिवाइड सेपरेट होगी। सेपरेट होगा। यस, ठीक है, ऑल राइट। तो ये डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज क्लियर है क्या? तो डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज हम क्यों यूज कर रहे हैं? टू कंट्रोल आउटपुट ऑफ डिकोडर ओनली मॉडल। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, ऑलवेज सेम लेंगे, तो क्या होगा, ये रिपीटेड आउटपुट लेगा एंड ये लेस सरप्राइजिंग लग सकता है। तो उसका आउटपुट कंट्रोल करने के लिए, डिटर्मिनिस्टिक बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, वी कैन यूज दीज डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज। ऑल राइट। तो ये अगेन डिकोडर ओनली मॉडल में क्या चेंज होता है, उसमें ये जो पार्ट है, कौन सा, क्रॉस अटेंशन का, एंड उसके बाद वाला एड एंड नॉर्म, ये कंप्लीटली रिमूव हो चुका है, राइट। ये डिकोडर ओनली मॉडल में प्रेजेंट नहीं है। तो ये डिकोडर ओनली मॉडल का आर्किटेक्चर भी क्लियर है क्या, ऑल दिस थिंग्स? तो टुमारो हम क्या करेंगे, पहले बर्ट मॉडल को फाइन ट्यून कैसे करना है, राइट। बर्ट को पहले फाइन ट्यून करके देखेंगे, देन एलएलएम एग्जैक्टली क्या होते हैं। जैसे हमने देखा था लैंग्वेज मॉडल, जिसमें हम प्रोबेबिलिटीज प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो ये जो डिकोडर है, इसको हम लैंग्वेज मॉडल बोल सकते हैं क्या, दिस पार्ट को? यस सर। सो ये आपका लैंग्वेज मॉडल है, बट अगर हमने इसकी साइज को बहुत ज्यादा लार्ज कर दिया, तो यही आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल बन जाता है, या फिर एलएलएम। एंड अभी आप जो भी मार्केट में एआई देख रहे हैं, राइट, जेमिनी, क्लॉड, सारे के सारे एलएलएम्स है। मतलब ये जो डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर है, इसी के ऊपर बेस्ड है। तो एलएलएम को एग्जैक्टली ट्रेन कैसे किया जाता है, एलएलएम को हम जैसे इसको ट्रेन कर रहे थे, वैसे ट्रेनिंग नहीं होती। उसमें 3 स्टेप में ट्रेनिंग होती है। पहले प्री ट्रेनिंग होता है, सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग होता है, एंड देन फाइनली आरएलएचएफ, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक होता है। तो एलएलएम की ट्रेनिंग कैसे होगी, एंड एलएलएम की ट्रेनिंग हम ऑब्वियसली नहीं करके देख सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए, बहुत ज्यादा डेटा चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। बट आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा, जिससे जब हम एलएलएम का यूज करके एप्लीकेशन बिल्ड करना देखेंगे, राइट, मे बी रैग एप्लीकेशन, एजेंटिक एप्लीकेशन, तो एलएलएम जो मिस्टेक करता है, फिर जो आउटपुट देता है, वो उसी तरीके से क्यों दे रहा है, ये भी आपको समझ में आएगा। या फिर जब एलएलएम की फाइन ट्यूनिंग है, एलएलएम की फाइन ट्यूनिंग में क्या क्या आपको कैसे हो रही है, ये भी आपको उसी से समझ में आएगा। तो फर्स्ट वी विल सी बर्ट फाइन ट्यूनिंग, बर्ट मॉडल को फाइन ट्यूनिंग कैसे करना है। उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मर्स है, ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी, उसके जो अदर्स लाइब्रेरी है, उनका यूज करेंगे। एंड देन फाइनली डे आफ्टर टुमारो एलएलएम देखेंगे, एंड देन एलएलएम का यूज करके एप्लीकेशंस बिल्ड करना हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल कंटेंट हम बोल सकते हैं, जो आपको कंपनी में काम करने मिलेगा, वो एलएलएम के ऊपर ही मोस्ट प्रोबेबली होगा। तो वही चीजें आपकी स्टार्ट होगी। हम वहां पे लैंग चेन से स्टार्ट करेंगे, लैंग चेन के कंपोनेंट, देन रैक क्या होता है, एजेंट्स क्या होते हैं, ऑल दिस थिंग्स हम देखेंगे। ठीक है, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? सर जो पैरामीटर हमने लिए थे डू सैंपल, उसके साथ में हमने टेम्परेचर पढ़े थे, टॉप के टॉप पी। तो बाय डिफॉल्ट डू सैंपल ट्रू रहेगा, तभी हम आइदर ऑफ 3 किसी वन को लेंगे, Yes. या फिर डू You- सैंपल नहीं लेंगे। डू भी हम सैंपल अगर हमने नहीं लिया, तो ये टॉप के देने का कुछ फायदा नहीं है, या फिर टेम्परेचर देने का फायदा नहीं है। तो आप ये सैंपलिंग की मेथड यूज करना चाहते हैं, तो डू सैंपल को ट्रू रखना ही है। ओके सर। ऑल राइट। Sir, can we take all the parameters like top P, top K, and temperature together, or like we have to take it separately? सेपरेटली, क्योंकि क्या हो रहा है, टॉप पी एंड टॉप के का देखेंगे, तो दोनों का जो ये है, वो कैसे ऐसे हो सकता है क्या, मतलब एक दूसरे के कॉम्पिटिंग है, राइट। टॉप पी में हो सकता है आपके जो टोटल वर्ड्स है 10 आ रहे हैं, एंड टॉप के में आपने 5 दिया है, तो ये 10 से सेलेक्ट करेगा या 5 से करेगा, राइट। तो टॉप पी, इधर टॉप पी यूज करना है, टॉप के यूज करना है, या फिर टेम्परेचर यूज करना है। दोनों भी समटाइम्स यूज कर सकते हैं, टॉप पी एंड
टेम्परेचर, वो हम आगे देखेंगे, बट जनरली तीनों में से एक ही यूज करना अभी के लिए तो प्रीफर कीजिए, बाद में हम देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। ऑल राइट, बट टेम्परेचर के साथ यूज कर सकते हैं, बट टॉप पे एंड टॉप के साथ में कभी यूज नहीं करना है। ओके देन, एनीथिंग एल्स? एंड इसकी जो असाइनमेंट है, नेक्स्ट असाइनमेंट, जिसमें आपका बर्ड का आर्किटेक्चर एंड बर्ड की फाइन ट्यूनिंग भी रहेगी, बर्ड की फाइन ट्यूनिंग कल हो जाएगी, एंड वो डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज भी रहेगी, वो मैं अपलोड कर देता हूँ। एंड इस वीकेंड आपका इंटरव्यू हुआ था, हाउ वाज एक्सपीरियंस? अच्छा था। ऑल राइट, तो ऑलमोस्ट आपका रिजल्ट रेडी है, टुमारो मॉर्निंग तक मोस्ट प्रोबेबली, या फिर आज इवनिंग में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। एंड आई हैव सीन, मतलब अच्छा परफॉर्म किया है बहुत सारे लोगों ने। ऑल राइट देन, स्टिल अगर कुछ प्रॉब्लम, जैसे हमने लास्ट वीक पे आई थिंक कनेक्ट किया था एंड डिस्कस किया था फॉर प्रोजेक्ट, राइट, तो अभी कंसिडर कीजिए 2-3 वीक में आपका एक रैक का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपको जितने भी बाकी के प्रोजेक्ट लगाने, मे भी आपको एनएलपी का करना है या एमएल का लगाना है, जो भी आपने डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट। एंड उसके साथ आपको एक्स्ट्रा थिंग्स क्या करनी है, मे बी आपको पाइथन करना है, मशीन लर्निंग करना है, या फिर सिस्टम डिजाइन करना है, उसकी भी प्रिपरेशन चालू रखिए, ठीक है। सो दैट जैसे ही हमारा ये प्रोजेक्ट होगा उसके बाद आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। कभी भी क्लास ओवर होने का आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। क्लास एंड होने से पहले आपके हाथ में एटलीस्ट एक ऑफर तो होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहिए। ऑल राइट, तो जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो मैं आज ही अपलोड कर देता हूँ, स्टिल उसमें का कुछ पार्ट सिखाना बाकी है, फिर भी आपको वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? सर ये लाइक क्लास से अवे है सर ये क्वेश्चन एक्चुअली। अभी मैं जैसे इंटरव्यू दिया था, लास्ट इंटरव्यू में सर जैसे करेक्टिव रैक और सेल्फ रैक से क्वेश्चन कर रहे थे वो, तो क्या ये हम कवर करेंगे क्या? यस। ओके। ओके, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है, वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट।